अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वही हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जिसे कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट दरअसल एक जनरल नाम है, इन्हें हम शुगर्स के नाम से भी जानते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की लिटरल मीनिंग की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के लफ्ज़ी मतलब का माना अगर हम निकालें तो इसका मतलब होता है हाइड्रेटेड कार्बन, यानी कि ऐसे कार्बन जिनके अंदर वाटर होता है। क्योंकि इसके अंदर ये जो लफ्ज़ मौजूद है कार्बो, ये कार्बन को ज़ाहिर करता है और हाइड्रेट वाटर को ज़ाहिर करता है, यानी कि ऐसे कार्बन्स जिनके अंदर वाटर शामिल है। ये नाम इनको क्यों दिया गया है, इससे नाम के देने की वजह यह है कि जब हम इनके फार्मूले को देखते हैं तो इसके अंदर हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नज़र आता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनका रेशो वही होता है जो वाटर का होता है। तो ये मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें वाटर तो मौजूद है और ये वाटर जो है कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हाइड्रेटेड कार्बन्स जो है वो कहा जा रहा है। तो यही लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये तीन एलिमेंट्स मौजूद है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरम्यान में वही रेशो है जो वाटर के अंदर होता है, 2:1, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो 2 गुना है और ऑक्सीजन जो है उसका 1 एटम मौजूद है। अब इसका कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला लिखा हुआ है जो कि ये वाला फार्मूला बनता है, जिसके अंदर CnH2n और ON आएगा। एन जो है ये नंबर को ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एन की जगह पर 3 लगा लेते, 3 लगा देते हैं यहाँ पर, तो कार्बन 3 होंगे, हाइड्रोजन जो है वो 2 और एन है तो एन के साथ में हम लोग 3 को लगा लेंगे तो ये 6 हो जाएंगे। तो आमतौर पर जितने कार्बन होते हैं उतने ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन जो है वो 2n, यानी कि वो 2 गुना होता है इन दोनों के मुकाबले। अब अगर हम इसके नाम के बारे में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो IUPAC सिस्टम है जिसके अंदर इनके नाम वगैरह दिए जाते हैं, तो वहाँ पर इनको जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि जब हम इनके फॉर्मूले को देखेंगे तो आपको बहुत सारे OH ग्रुप्स नज़र आएंगे, तो इस वजह से इन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी कहा गया है। कार्बोनाइल कंपाउंड इसको क्यों कहा गया है? कार्बोनाइल उसे कहा जाता है जिसके अंदर अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। इनके अंदर या तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन ग्रुप होगा। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को कार्बोनाइल कहा जाता है। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्साइड और कार्बोनाइल यानी कि अल्डिहाइड या कीटोन जो है इन कंपाउंड्स के अंदर पाया जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने जो है 2 तस्वीर नज़र आ रही हैं, एक है फ्रक्टोज की और दूसरी है ग्लूकोज की। दोनों का ही जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, C6H12O6, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। स्ट्रक्चर में फ़र्क किस वजह से है? क्योंकि फ्रक्टोज के अंदर जो ग्रुप मौजूद है वो है कीटोन ग्रुप। कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाए हुए मौजूद है तो ये है हमारे पास एक कीटोन ग्रुप। और दूसरा एक होता है अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर होगा कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और उसने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ में। तो इस तरह से ये हमारे पास एक अल्डिहाइड और दूसरा कीटोन ग्रुप, ये वाले मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। जिसके अंदर कीटोन ग्रुप होगा उसे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहा जाएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब कि जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्साइल ग्रुप इस तरह से मौजूद हो, और जिसके अंदर अल्डिहाइड होगा उसे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कहा जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इन कार्बोहाइड्रेट्स के हासिल होने के हवाले से कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कहाँ से हमें हासिल होते हैं, तो मेन सोर्स जो कार्बोहाइड्रेट का है वो है प्लांट्स। दरअसल ये एनिमल्स में भी होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हम प्लांट को मेन सोर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के दौरान शुगर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज बनाते हैं, फिर फ्रक्टोज में उसको कन्वर्ट करते हैं, फिर उससे सुक्रोज बनाते हैं, इस तरह से फिर स्टार्च बनाते हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं प्लांट्स दरअसल बना रहा होता है। फिर प्लांट इन ग्लूकोज को और इससे बनने वाले बाकी मॉलिक्यूल्स को जो है, इन कार्बोहाइड्रेट्स को जो है मुख्तलिफ मेटाबॉलिक पाथवेज यानी कि मुख्तलिफ रिएक्शंस के दौरान इन कार्बोहाइड्रेट्स को बनाए हुए मॉलिक्यूल्स को लिपिड में या प्रोटीन्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो बुनियादी तौर पर ये कार्बोहाइड्रेट प्लांट के ज़रिए से हासिल हो रहे हैं और फिर इस कार्बोहाइड्रेट्स को ही रिएक्शंस के ज़रिए में बदला जाता है। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये मीठे होते हैं, इसी वजह से इन्हें जो है सेक्रम या सेक्राइड्स कहा जाता है। सेक्राइड या सेक्रम का मतलब होता है जो मीठे हों। तो दूसरा हम लोग इन्हें शुगर्स भी कह रहे होते हैं क्योंकि इनका स्वीट इन टेस्ट होता है। अगर बात करें कि प्लांट के अंदर तो मेनली ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं। प्लांट्स के अलावा और कहाँ पाए जाते हैं, तो ये तमाम ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट के अंदर सेल वॉल के अंदर ये मौजूद होते हैं। प्लांट की जो बाहरी लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो सेल्यूलोज की सूरत में वो प्लांट में मौजूद है। उसके अलावा पेपर जो होता है, कागज़ जो होता है वो भी जो है इन्हीं सेल्यूलोज का ही बना होता है।
मज़ीद बात करें कि हमारे जो फाइबर्स होते हैं, कपड़े जो होते हैं, वो भी सेल्यूलोज से आते हैं। तो ये इस तरह से प्लांट में से हासिल हो रहे हैं। दूसरा, प्लांट जब बहुत सारे ग्लूकोज बना लेता है तो ग्लूकोज का बड़ा मालिक्यूल बन जाता है जिसे स्टार्च कहा जाता है। मिसाल, एक ग्लूकोज ये है, दूसरा ग्लूकोज जुड़ गया, इस तरह से बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ेंगे, बड़ा मालिक्यूल बनेगा जो स्टार्च होगा, जिसे हम प्लांट्स का स्टोर्ड फूड कहेंगे। तो ये उनके अनाज के अंदर यानी कि उनके सीड्स के अंदर स्टोर हो सकता है। ट्यूबर्स हम कहते हैं जो रूट के साथ एक बड़ा हिस्सा जुड़ा होता है, जैसे कि आलू होता है, इस तरह से वहाँ पर भी ये मौजूद हो सकता है। शुगर केन के अंदर मौजूद हो सकता है। और मज़ीद बात करें तो एनिमल्स के अंदर भी मौजूद होता है ग्लाइकोजन की सूरत के अंदर। एनिमल में एक एक्सोस्केलेटन होता है, बाहर का कवर, और वो भी जो है इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, और वहाँ पर उसे हम काइटिन का नाम दे रहे होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर का भी काम कर रहा है, यानी कि बनावट का काम कर रहा है, जैसे कि सेल्यूलोज हो गया या एनिमल्स के अंदर काइटिन हो गया। फंक्शनल भी इसका रोल है। फंक्शनल का मतलब कि काम करने का, और काम कौन सा है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का। फिर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की ग्रुपिंग के हवाले से कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कौन कौन से क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें सेक्राइड्स कहा जाता है, उनके हमने 3 ग्रुप्स रखे हुए हैं। एक है मोनोसेक्राइड, जिसके अंदर अकेला शुगर का मालिक्यूल होगा। अब अकेले शुगर के मालिक्यूल क्या है, इसकी भी वजाहत हम करेंगे। ओलिगोसेक्राइड, जिसके अंदर 2 या 10 तक मुख्तलिफ मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े होंगे, उसे ओलिगोसेक्राइड। और जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड आपस में जुड़े होंगे, उसे पॉलीसेक्राइड कहा जाएगा। तो ये इनकी अलग अलग किस्में हैं। सबसे पहले इनकी बुनियादी किस्म मोनोसेक्राइड को जिक्र करते हैं, फिर वहाँ से आपको आगे से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स के बारे में बताया जाएगा। अब हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड के हवाले से। मोनो का मतलब होता है अकेला, सिंगल, वन, और सेक्राइड का मतलब है शुगर, यानी कि ऐसा शुगर का मालिक्यूल जो अकेला हो, जिसके साथ कोई दूसरा शुगर का मालिक्यूल जुड़ा हुआ ना हो। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप है, मोनोसेक्राइड का ग्रुप, इसके अंदर सिर्फ अकेला शुगर का मालिक्यूल होता है। इसी वजह से इसका हाइड्रोलाइसिस भी नहीं हो सकता। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि शुगर के मालिक्यूल को तोड़ करके 2 शुगर के मालिक्यूल बनाए जाए, तो ये आम केसेस के अंदर नहीं हो सकता। मज़ीद बात करें, इनका जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला, वो ये रहा CnH2nOn, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें, इनमें मुख्तलिफ किस्में आ जाती हैं, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, और उनके नामों का भी हम जिक्र करेंगे। राइबोज एक 5 कार्बन वाला मालिक्यूल होता है। फ्रक्टोज जो है 6 कार्बन वाला मालिक्यूल होता है। तो इनको हम कार्बन के तादाद के हिसाब से भी नाम देते हैं। 5 कार्बन वाला जो मालिक्यूल होगा उसे पेंटोस कहा जाएगा। पेंटा मतलब कि 5, OSE इनके आँखें में लगाया जाता है। तो पेंटोस मतलब 5 कार्बन वाला। हेक्सा का मतलब होता है 6, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाला। हेप्टोज इसी तरह से, हेप्टा जो है 7 को कहा जाता है। तो OSE लग गया, तो मतलब कि ये शुगर का मालिक्यूल है जिसमें 7 कार्बन होंगे। ट्राई 3 को कहते हैं, तो इसमें 3 कार्बन मौजूद होंगे। टेट्रोज 4 को कहा जाता है। तो इस तरह से इनको जो है नाम दिया जाता है कार्बन के नंबर के हिसाब से भी। मज़ीद बात करें, ये वाइट क्रिस्टल्स की सूरत में मौजूद होते हैं सॉलिड फॉर्म के अंदर, और पानी के अंदर सॉल्युबल भी होते हैं। और उसके अलावा इनका जायका जो होता है मीठा होता है। सबसे ज़्यादा मीठा जायका इन मोनोसेक्राइड का होता है, और सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज़्यादा इन मोनोसेक्राइड्स की होती है। आगे ओलिसेक्राइड, उनकी सॉल्युबिलिटी में फ़र्क होगा और उनके मीठेपन में भी फ़र्क मौजूद होगा। तो इनको हम कार्बन की तादाद के हिसाब से डिवाइड करते हैं, आखिर के अंदर OSE लगाते हैं, और पहले जो है कार्बन की तादाद लिखते हैं कि कार्बन कितने हैं। अगर 3 होंगे तो ट्राई, फिर आखिर में OSE लगाया जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 कार्बन होंगे तो टेट्रा, और आखिर में जो है OSE लगाया जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा टेट्रोस। अब हम इनकी क्लासेस का जिक्र करते हैं, जैसे कि ट्रायोज है 3 कार्बन वाला, जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन उसके डबल होते हैं। ऑक्सीजन की तादाद वही होती है जो कार्बन की होती है। तो इस तरह से ये है हमारे पास ट्रायोस। अब हम बात करते हैं कि ट्रायोस की एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या आ जाते हैं। एक है ग्लाइसरोस, जिसे ग्लाइसर अल्डिहाइड भी कहा जाता है, और दूसरा मौजूद है डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। अगर बात करें इनके हवाले से कि ये हमारे पास कब प्रोड्यूस होते हैं, तो ग्लाइसरोस और डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन ये दोनों ही रेस्पिरेशन के दौरान जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तब ये जो है प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ट्रेट्रोस की बात करें, जिसके अंदर 2 नाम लिखे हुए हैं, एक अर्थरोस और दूसरा अर्थ्यूलोस। अगर इनकी बात करें तो ये इतने ज़्यादा मौजूद नहीं होते, और ये बैक्टीरिया के अंदर जो है प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं पेंटोस के हवाले से, जिसके अंदर एक राइबोस और दूसरा राइब्यूलोज होता है। ये जो राइबोस हमारे पास मौजूद होता है, ये दरअसल न्यूक्लिक एसिड के अंदर होता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमारा DNA जो है और RNA आ जाता है। तो DNA और RNA को बनाने का काम जो है इस राइबोस का होता है। एक दूसरा लिखा हुआ राइब्यूलोज, ये भी रेस्पिरेशन के दौरान में इस्तेमाल हो रहा होता है।
उसके अलावा बात करें हेक्सोज के हवाले से, हेक्सोज सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हेक्सोज जो है आगे जाकर के मुख्तलिफ मालिक्यूल्स को बना भी रहे हैं। और हेक्सोज के अंदर जो ग्लूकोज है वो हमारे पास फ्रूट्स के अंदर मौजूद है, मकई के अंदर मौजूद है, और उसके अलावा जो है हनी के अंदर, इनके अंदर भी मौजूद है। और यही जो है आगे जा करके जुड़ करके पॉलीसेकेराइड के मालिक्यूल्स बन रहे होते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। फ्रक्टोज जो है ये भी हेक्सोज होता है और इसे फ्रूट शुगर कहा जाता है। अब इनके मालिक्यूल के हवाले से लिखा हुआ है कि ये जो मालिक्यूल्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंग स्ट्रक्चर नॉर्मली होता है, इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हम इसी के रिंग स्ट्रक्चर को ओपन चेन स्ट्रक्चर के अंदर भी इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ग्लूकोज ये 6 कोनों वाला रिंग स्ट्रक्चर होगा, और इसी तरह से राइबोज जो है ये 5 कोनों वाला रिंग स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, लेकिन हम इनको खोल करके ज़्यादा आसानी से समझाने के लिए जो है ओपन चेन के स्ट्रक्चर के अंदर भी इनको ड्रा कर सकते हैं। अब अगर हम हेक्सोज के बारे में मजीद बात करें तो हेक्सोज के जो है आइसोमर्स भी होते हैं, यानी कि ये जो 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये आइसोमर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। आइसोमर उनको कहा जाता है जिनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन फार्मूला जो है वो सेम होता है। अब आइसोमर्स कौन कौन से मौजूद हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज की बात हो रही है, इस ग्लूकोज का जो आइसोमर है एक ग्लेक्टोज, दूसरा जो है मेनोज मौजूद है। इन्हें हम अल्डो हेक्सोज आइसोमर्स कह रहे थे। अल्डो हेक्सोज आइसोमर्स का मतलब कि इनके अंदर अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। तो ग्लूकोज हो गया, मेनोज हो गया, और ये ग्लेक्टोज हो गया। अब इनके अंदर मामला यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे इनके स्ट्रक्चर को तो अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर ऊपर की तरफ मौजूद है, और बाकी जो थोड़ा सा फ़र्क आपको इनके अंदर नज़र आएगा ये होगा कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप की पोजीशन में फ़र्क होगा। जैसे ग्लूकोज के अंदर यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद है, इसी तरह से ग्लेक्टोज में भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मेनोज के अंदर यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद नहीं। तो एक इनका बुनियादी ये फ़र्क हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है OH ग्रुप मौजूद है ग्लूकोज के अंदर, मेनोज के अंदर भी ये मौजूद है, लेकिन OH ग्रुप ग्लेक्टोज में इस तरह से मौजूद नहीं है। तो इनका स्ट्रक्चर का बुनियादी तौर पर फ़र्क मौजूद है। तो इस तरह से इन्हें हम अल्डो हेक्सो आइसोमर्स कहेंगे। और दूसरे कीटो हेक्सोज आइसोमर्स जिनके अंदर जो है कीटोन ग्रुप मौजूद होगा, और उसके अंदर जो मौजूद है वो है फ्रक्टोज, सोर्बोस, और दूसरा है साइकोस। तो ये है हमारे पास कीटो हेक्सोज आइसोमर्स। इन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर खुसूसन मोनोसेक्राइड के अंदर हमें एक और किस्म के आइसोमर्स भी मिलते हैं जिन्हें स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज होते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोक्साइल ग्रुप बस एक की तरफ अगर राइट हैंड साइड पर मौजूद है तो दूसरे के अंदर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद होगा। तो इस तरह से हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स भी होते हैं जो दूसरे के मिरर इमेज बिल्कुल होते हैं। तो ये ग्लूकोज है राइट हैंडेड शुगर, और दूसरा है हमारे पास लेफ्ट हैंडेड शुगर जिसकी लेफ्ट साइड पर जो है वो OH ग्रुप मौजूद है। अब अगर हम बात करें इनकी इंपॉर्टेंट क्या है तो इसकी इंपॉर्टेंट के हवाले से ये पूरा पैराग्राफ जो है हमारे पास मौजूद है। बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो राइट हैंडेड शुगर्स जो हैं मौजूद होते हैं, जैसे कि डी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं। और अगर हम बात करें जो राइट हैंडेड शुगर होते हैं और लेफ्ट हैंडेड शुगर होते हैं, इन दोनों का जो जायका होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है। मतलब कि अगर हम राइट हैंडेड शुगर को अपनी बॉडी में दाखिल करेंगे तो भी हमें सेम जायका महसूस होगा, और लेफ्ट हैंडेड शुगर का भी वही जायका महसूस होगा। अब मामला यहाँ पर यह आता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं जिनका काम इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने का होगा, वो एंजाइम भी हमारे पास राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होते हैं। राइट हैंडेड एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ राइट हैंडेड शुगर्स को जो है मेटाबोलाइज कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, एनर्जी हमें दे सकते हैं। उन राइट हैंडेड एंजाइम का काम लेफ्ट हैंडेड शुगर के साथ में बिल्कुल भी नहीं होता। ना वो उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, ना उनको मेटाबोलाइज कर सकते हैं। यानी कि हम अगर लेफ्ट हैंडेड शुगर को अपनी बॉडी में दाखिल करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड शुगर के लिए हमारे पास कोई एंजाइम मौजूद नहीं है, तो वो हमारी बॉडी में जमा ही नहीं होंगे। वो हमारी बॉडी में से एक अनडाइजेस्टेड वेस्ट के तौर पर से निकल जाएंगे। यानी कि हमें उनका जायका तो महसूस होगा, लेकिन वो हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको शुगर का प्रॉब्लम होता है, वो ज़्यादा शुगर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है ये लेफ्ट हैंडेड शुगर्स जो है दिए जाते हैं, जिनका मास, जिनकी स्वीटनेस जो है सेम होती है, क्योंकि वो ब्रेक डाउन नहीं होते। तो इस वजह से उनको कैलोरीज भी उनमें से नहीं मिलेंगी, एनर्जी भी नहीं मिलेगी। तो यही बात लिखी हुई कि ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनके एंजाइम्स हमारे पास मौजूद नहीं है। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं जो सिर्फ राइट हैंडेड के लिए मौजूद हैं। तो जो एंजाइम्स होंगे उनकी कैटालाइटिक साइट जो होती है, एक्टिव साइट जो होती है, वहाँ पर ये फिट नहीं हो पाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं होगा शुगर का, कोई एनर्जी नहीं मिलेगी हमें, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होने वाला।
तो इस तरह से ये हमारी बॉडी को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह से आर्टिफिशियल स्वीटनेस जो है, जो लेफ्ट हैंड शुगर्स हैं, वो शुगर के मरीजों को दिए जाते हैं। अभी लास्ट के अंदर हम इसमें से आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का जिक्र करते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि कम्युनिटी के अंदर मैं एमसीक्यूज पोस्ट करूंगा इंशाल्लाह इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी जाकर के आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी इन सारे एमसीक्यूज को देख सकते हैं। सबसे पहला ये होगा कि लिटर मीनिंग कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, हाइड्रेटेड कार्बन यानी कि वाटर कंटेनिंग कार्बन। फिर इसके अंदर बेसिक एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये 3 एलिमेंट्स CH और ऑक्सीजन। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो क्या होता है, तो वो सिंपल वाटर वाला रेशो होता है 2:1। उसके अलावा जनरल फार्मूला जो है, एम्पिरिकल फार्मूला जो है इनका, वो होगा CnH2nOn। उसके अलावा इन्हें IUPAC के तौर पर क्या कहा जाता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कौन से हो सकते हैं, अल्डिहाइड या कीटो। उसके अलावा फिर बात करेंगे तो ये प्राइमरली जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और फोटोसिंथेसिस के अंदर, फिर बाद में बाकी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और दूसरा इनका मीठा जायका होता है, इसलिए इनको सेक्रम या सेक्रेट्स कहा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसीलिए हम इनको सारों को ही कवर कर रहे हैं। फिर बात करें तो ये सेलुलोज की सूरत में भी मौजूद हो सकते हैं सेलवाल के अंदर, और स्टार्च की सूरत के अंदर भी ये अनाज वगैरह के अंदर मौजूद हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों रोल ये प्ले कर रहे हैं। फिर बात करें कि 3 ग्रुप से, ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। यहाँ पर सिर्फ मोनोसेक्राइड का जिक्र हम कर रहे हैं, जिसके अंदर अकेला शुगर का मालिक्यूल होता है। अगर सवाल है कि कौन सा जो मालिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, तो वो हमारे पास होते हैं मोनोसेक्राइड, जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। अब इनका फार्मूला वही CnH2nOn। इसके अंदर मुख्तलिफ एग्जाम्पल से प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्वीट इन टेस्ट है और वाटर के अंदर सॉल्युबल है। सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इनकी है, सबसे ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट इनका है। कार्बन की तादाद के हिसाब से इनको हम डिवाइड करते हैं, नाम के आखिर में OSE इनका लगाते हैं, सुफिक्स इनका हमेशा OSE आएगा। फिर हमारे पास ये वाले एमसीक्यूज हो सकते हैं कि ट्रायोस के अंदर कौन कौन सी किस्में आ जाती हैं। तो ट्रायोस के अंदर ग्लाइसरोज या जिसे ग्लाइसर अल्डिहाइड और दूसरा डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन कहा जाएगा। इसी तरह से इस सारे चार्ट को आपने याद रखना है कि पेंटोस के अंदर कौन से होंगे, राइबोज, राइबुलोस। ये भी आ सकता है एमसीक्यूज इस तरह से कि मिसाल के तौर पर ग्लेक्टोज जो है वो कौन सा मालिक्यूल है, ट्रायोज है, टेट्रोज है, पेंटोज है। तो इस तरह से इनके मालिक्यूल्स आ सकते हैं नामों के साथ में एमसीक्यूज, तो इनको भी आप पॉइंट आउट करिएगा। फिर इनकी इंपॉर्टेंस के हवाले से कि ये कहाँ कहाँ जो है प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो ग्लाइसरोज और डिहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन ये रेस्पिरेशन में बनते हैं, और अर्थरोज जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर बन रहे होते हैं। उसके अलावा राइबोज जो है वो न्यूक्लिक एसिड के तौर पर मौजूद होता है। हेक्सोज की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉलीसेक्राइड यही बना रहे होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है इसके मालिक्यूल जुड़ करके पॉलीसेक्राइड बना रहे होते हैं। फ्रक्टोज को दूसरा फ्रूट शुगर कहा जाता है। तो ये सारे आपको जहन में रखने हैं। यूजुअली ये हमें रिंग स्ट्रक्चर में नज़र आते हैं। ये वाली जितनी भी लाइन्स है ना मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके लिए अगर इन सारी लाइन्स को ही कवर कर लेते हो, एमसीक्यूज आपके यहीं से आने वाले एमडी किट बाहर से नहीं आएगा, आपकी तैयारी इसी बुक में से हो जाएगी। फिर बात करते हैं इनके आइसोमर्स के हवाले से, तो अल्डो हेक्सो आइसोमर्स मौजूद हैं और दूसरा कीटो हेक्सोस आइसोमर्स मौजूद हैं। अल्डो हेक्सो आइसोमर्स के अंदर क्या है, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और मेनोस। और कीटो हेक्सोस आइसोमर्स के अंदर क्या है, फ्रुक्टोज, सर्बोस और साइकोस। तो ये आपने जहन में रखना है कि कौन से जो है अल्डो हेक्सो आइसोमर्स हैं उनके नाम आपने याद रखने हैं, ग्लूकोज, ग्लेक्टोज और मेनोस। और कौन से कीटो हेक्सो आइसोमर्स हैं इनके नाम भी आपने याद रखने हैं, फ्रुक्टोज, सर्बोस और साइकोस। फिर एक सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि डी ग्लूकोज जो है राइट हैंडेड शुगर है या लेफ्ट हैंडेड शुगर है। तो डी ग्लूकोज जो है राइट हैंडेड शुगर है और एल ग्लूकोज जो है वो लेफ्ट हैंड शुगर है। अब इसमें ये भी मामला हमारे पास आ सकता है कि हमारी बॉडी कौन से शुगर्स को इस्तेमाल करती है। तो हमारी बॉडी जो है राइट हैंडेड शुगर्स को इस्तेमाल करती है, क्योंकि राइट हैंडेड शुगर्स के लिए हमारे पास जो है एंजाइम्स मौजूद होते हैं, राइट हैंडेड एंजाइम हमारे पास मौजूद होते हैं। और जो लेफ्ट हैंडेड शुगर्स है वो हमारी बॉडी के अंदर इस्तेमाल नहीं होने वाली, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड शुगर्स के लिए एंजाइम्स वगैरह मौजूद नहीं है। जब इनके लिए एंजाइम नहीं है तो ना इनमें मेटाबॉलिज्म होगा, ना हमें कैलोरीज मिलेंगी और ना ही ये हमें कोई नुकसान देंगी। तो ये इनके जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड शुगर्स के साथ होने वाले मामला थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।